दीपावली से पहले जेपी नड्डा का हाड़ौती दौरा। मजबूत गढ़ में नड्डा करेंगे समीक्षा बैठक। एक और पार्टी के संगठन को और गति प्रदान होगी, वहीं आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, उसके संदर्भ में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कोटा में ओबीसी प्रतिनिधि सम्मेलन को नड्डा का संबोधन। मुख्य रूप से जो कार्यक्रमों का आयोजन होगा उसमें प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, युवाओं के साथ संवाद है, क्योंकि पूरे देश भर के नौजवान वहाँ शिक्षण के लिए आते हैं। जोधपुर के ओबीसी सम्मेलन में शाह का जीत मंत्र। राजस्थान के 52% ओबीसी वोट बैंक पर नजर। ओबीसी की 4 नहीं 56 जातियों में पैठ की कवायद। ओबीसी वोट से सधेगा 2023। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 2023 की जंग में अभी भले ही वक्त है, लेकिन बीजेपी सत्ता वापसी की कोशिश में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में बीजेपी राजस्थान की सबसे मजबूत सियासी ताकत यानी कि ओबीसी वर्ग पर फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और शाह के दौरे के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दीपावली से ऐन पहले हाड़ौती संभाग का दौरा करके यहां पर ओबीसी प्रतिनिधि सम्मेलन में जीत का मंत्र देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती देने के लिए बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है और इससे पहले जोधपुर में अमित शाह भी ओबीसी वर्ग को संदेश दे चुके हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ओबीसी वोट बैंक पर फोकस करना 2023 की जीत में मददगार होगा और 2023 का चुनाव क्या ओबीसी के सारे ही पार लगाएगी बीजेपी। इस पर चर्चा करें उससे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल यह कि क्या सिर्फ सत्ता के लिए है बीजेपी का ओबीसी पर फोकस। सवाल नंबर 2, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती के लिए ओबीसी पर फोकस किया जा रहा है। और सवाल नंबर 3 यह कि बीजेपी वाकई ओबीसी वर्ग की हितैषी पार्टी है जो ओबीसी को लेकर के वाकई चाहती है कि ओबीसी को साथ लेकर चलें और सत्ता में भी क्या उसी तरह से हिस्सेदारी मिलेगी। तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस होगी और आज की सबसे बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है, मौजूद है। मैं उन साहब का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश भड़ाना जी, अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के। साथ ही साथ हमारे साथ आरसी चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ओम प्रकाश भड़ाना जी, सबसे पहले हम आप ही से शुरुआत करेंगे कि आखिरकार ओबीसी वर्ग को साधने के पीछे की मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी की। क्या ओबीसी वोट बैंक से 2023 की नैया आपकी पार हो पाएगी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। पहली बात तो यह है कि 2023 में हमारी नैया पार होना निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं जी। और जहां तक आपका सवाल है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की नीति पर काम करने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं है कि केवल ओबीसी, इस प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाना चाहती है और उसी का ये पार्ट है कि प्रदेश में 50% से अधिक ओबीसी समाज रहता है। उस ओबीसी समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पार्टी की विचारधारा को लेकर लगातार कई वर्षों से काम कर रहा है। उस विचारधारा के कारण, उस काम के कारण हमारा जो काम खड़ा हुआ है, हमारे जो लोग खड़े हुए हैं, उनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संवाद करके किस प्रकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएं और हमारा काम और मजबूती से खड़ा किया जा सके, इसलिए ये कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में वापस से। हमारे साथ आरसी चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। चौधरी साहब, क्या माना जाए जिस तरीके से बीजेपी की सक्रियता ओबीसी को लेकर के, और आप तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारा तो मुख्यमंत्री ही ओबीसी है, तो हम तो ओबीसी हितैषी हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए ओबीसी के ऊपर दांव चल रही है, उनको लुभाने की कोशिश कर रही है, कैसे आप देख पा रहे हैं। हेमंत जी, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी वर्ग विशेष को लेकर राजनीति के माध्यम में सत्ता को अख्तियार करना चाहता है तो वो उसे एक राजनीतिक दल की स्ट्रेटेजी हो सकती है और किसी भी राजनीतिक दल की स्ट्रेटेजी में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा के संगठन के अध्यक्ष हैं, जिसमें ओबीसी वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं। आपने जिक्र किया और उन ओबीसी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बढ़ाना जी ने कहा कि 50% राज्य के अंदर ओबीसी की आबादी रहती है। अमित शाह जी आए और अभी जेपी नड्डा जी आने हैं। जोधपुर के अंदर ओबीसी का कार्यकर्ता सम्मेलन किया। बेहतर होता ये बताते कि जो हमने सम्मेलन किया ओबीसी के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए हमने ये एजेंडा रखा, ये हमारा उसके लिए एक लेआउट प्लान है, रूपरेखा प्लान है। वो सम्मेलन बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन था। ओबीसी कमेंट हो जाए ना, फिर मैं आता हूँ आपके पास। जी एक बार एक कमेंट कर लेने दीजिए, फिर चर्चा पर आते हैं। जी बोलिए चौधरी जी। देखिए, आपने जो जिक्र किया वो बूथ का सम्मेलन था या किसी दूसरे जाति के लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन अगर किसी वर्ग के लिए अगर सम्मेलन करते हैं, जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, किसी भी वर्ग को बुलाए, सबका साथ सबका विकास हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ओबीसी का नाम लेते हैं तो ओबीसी के लिए उनकी योजनाएं क्या है, प्लान क्या है, इस पे बात करें तो बेहतर होता और वो बताते निश्चित रूप से कि भाई ये योजना है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, सुन लीजिए, अगर आप बोल आ जाऊंगा, एक कमेंट पूरा कर लेने दीजिए चौधरी जी, जल्दी संक्षेप में। जी हाँ, मैं दूसरा ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि हमने ओबीसी निश्चित रूप से ऊपर राम और नीचे राज, ऊपर राम और नीचे राज, यही दो लोग हैं जो कल्याण कर सकते हैं किसी व्यक्ति का। और राज के अंदर मुख्य भूमिका होती है मुख्यमंत्री की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने तीसरी बार ओबीसी के वर्ग को मुख्यमंत्री बनाया। बढ़ाना जी ओबीसी वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये बता के जाएं क्या ओबीसी के नेताओं को सिर्फ सड़कों पे घसीटते रहेंगे या प्रकोष्ठ बना के अलग ही बिठाए रखेंगे? उन्हें शामिल कर पाएंगे संघ की तरह, जैसे संघ महिलाओं को शामिल नहीं कर पाया? ओबीसी का क्या मुख्यमंत्री की वो घोषणा करेंगे या बनाएंगे? सूबे की जनता में 50% आबादी, उसकी हिस्सेदारी कब होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे। ठीक है, अच्छा सवाल किया आपने, मैं पूछ लूंगा इसका जवाब बढ़ाना जी से। लेकिन एसपी मित्तल साहब, एक पत्रकार के तौर पर मैं आता हूं, बढ़ाना जी एक टिप्पणी सबके हो जाए ना, उसके बाद हम चर्चा पर आते हैं। मित्तल साहब, एक पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख पा रहे हैं इन दौरों को? जैसे सेंट्रल लीडरशिप सक्रिय हो गई है 2023 को लेकर के, पहले अमित शाह का दौरा आप देखिए और अब जेपी नड्डा का दौरा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू रोड तक आए, एक संदेश यहां की धरती से देकर के गए। कैसे देख पा रहे हैं इन दौरों को? क्या ये सिर्फ एक ओबीसी के ऊपर फोकस है या फिर इसे किसी और नजरिए से देखा जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए हेमंत, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक दृष्टि से क्या नाम हमेशा सक्रिय रहती है। हम देखते हैं कि चुनाव समाप्त होने के बाद वो फिर सक्रिय हो जाती है। अभी चूंकि विधानसभा चुनाव राजस्थान में अगले वर्ष होने हैं, तो मुझे लगता है कि क्या नाम से उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी गतिविधियां चल रही है। एक सवाल जो आपने शुरू में पूछा कि क्या ये सत्ता के लिए, स्वाभाविक है, कोई भी राजनीतिक दल हो वो सत्ता के लिए अपनी गतिविधि करता है और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता के लिए करती है। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के लिए जो काम किया, शायद उसको भुनाने की कोशिश हमने देखा कि क्या नाम से इसी सेकंड 2 के मोदी सेकंड 2 के अंदर जो आयोग है, ओबीसी आयोग है, उसका संवैधानिक दर्जा दिया गया। मुझे लगता है कि शायद इस संवैधानिक दर्जा देने के बाद में जो ओबीसी वर्ग के लोगों को जो मजबूती इससे मिल रही है, उन पे चाहे वो अत्याचार का मुद्दा हो और चाहे वो दूसरा हो, इसी प्रकार जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है उसमें ओबीसी वर्ग को 27% का जो आरक्षण दिया गया है, मुझे लगता है कि इन सब चीजों को बुनाने के लिए पहले क्या नाम से जोधपुर में किया गया कि जहां मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब चूंकि ओबीसी वर्ग से हैं, तो वहां बूथ सम्मेलन किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मोर्चे की बैठक उसको की, और अब जेपी नड्डा का दौरा भी मुझे लगता है कि इसी कड़ी में आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मित्तल साहब, मैं थोड़ा सा इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आपने कहा कि जो तमाम ओबीसी के लिए काम किए गए हैं, लेकिन राजस्थान में भी हाल ही में आपने देखा ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर के एक बड़ा जमावड़ा राजधानी में हुआ। यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी सरकार के समय में इस तरह का एक परिपत्र जारी किया गया था और उसी दौरान ये आरक्षण में विसंगतियां। दूसरा, सेंटर पर भी आरोप लगता रहता है कि जो नौकरियां हैं, ओबीसी का आरक्षण है, उसका ठीक तरीके से पालन नहीं किया जा रहा, नौकरियों की संख्या घटा दी गई और जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए या बाकी सेंट्रल संस्थाओं की बात कर लीजिए, वहां पर भी प्रतिनिधित्व नहीं है। और जो एक सवाल अभी चौधरी जी उठा रहे थे कि एक मोर्चा बनाकर के क्या ओबीसी को अलग में रख दिया गया है, उसको बीजेपी में, संघ में बराबरी का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, क्या उसकी अपेक्षा भी ओबीसी वर्ग कर रहा है? एक लंबे समय से ओबीसी सीएम की मांग भारतीय जनता पार्टी के भीतर राजस्थान से हो रही होगी, ये तो आप जानते ही हैं मित्र साहब।
देखिए, मेरा मानना है मत कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ओबीसी वर्ग की कभी भी अवहेलना नहीं कर सकता, उसकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। तो ऐसी स्थिति में जो भी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या और भी कोई दल हो, यदि वो ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करेगा तो मुझे लगता है कि किसी भी चुनाव के अंदर उनको हार का सामना करना पड़ेगा। सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अति सक्रियता दिखाती है, और चूंकि अभी जब कांग्रेस जब अपने अंतर विरोध के अंदर उलझी हुई है, ऐसी स्थिति में लगातार एक के बाद एक दौरे किए जा रहे हैं, और ओबीसी वर्ग को क्या नाम से लक्ष्य रख के जो राजनीतिक गतिविधियां की जा रही है, मुझे लगता है कि क्या नाम से जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये सारी गतिविधियां महत्वपूर्ण होगी। और अब देखना होगा कि जो कांग्रेस है, जिनके क्या नाम से मुख्यमंत्री खुद ओबीसी वर्ग के आते हैं, तो इन सब भारतीय जनता पार्टी के इन सब हमलों का किस प्रकार से जवाब देते हैं। बिल्कुल मित्र साहब, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि राजस्थान में नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से आज हमने प्राइम डिबेट से पहले जो सवाल आम लोगों से पूछा, और उनसे पूछा कि 23 में फतेह के लिए बीजेपी क्या ओबीसी पर फोकस कर रही है। 83% लोगों ने बताया, कहा हाँ इसीलिए फोकस किया जा रहा है। 17% जो महज लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। और मैं सीधा भड़ानी जी आपके पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि जो सवाल मित्तल साहब कह रहे हैं कि ये तो स्वाभाविक है कि सत्ता के लिए ही किसी इस तरह से जातियों पर, संगठनों पर फोकस होता है, वो हर राजनीतिक पार्टी का होता है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन जो सवाल आरसी चौधरी उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि संघ में भी क्या इसी तरह की भूमिका ओबीसी को मिल पाएगी, या सिर्फ एक मोर्चा के तौर पर, एक वोट बैंक के तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को देखती रहेगी। और उन्होंने कहा कि सिर्फ वोटों के बजाय क्या ओबीसी सीएम भी बनाएंगे, ये भी सवाल। देखिए, ये इनकी बातों का जवाब अलग है। मैं आपसे निवेदन करूं, भारतीय जनता पार्टी किसी वोट बैंक के नाते नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी सबके विकास की चिंता करती है। देश में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी समाज के 27 लोगों को केंद्र में मंत्री बनाकर ओबीसी समाज को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में ओबीसी से मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन ओबीसी समाज के हितों की चिंता करने का काम इन्होंने नहीं किया। ओबीसी के हितों की चिंता करने का काम आदरणीय वसुंधरा जी के शासन में केश कला बोर्ड बनाकर ओबीसी के लोगों को आगे लाने की दिशा में प्रयास किया तो हमारी पार्टी ने किया। माटी कला बोर्ड बनाकर ओबीसी के लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे लाने के लिए कदम बढ़ाने का काम किया तो हमारी पार्टी ने किया। देवनायन बोर्ड बनाकर पिछड़े लोगों को आगे लाकर उनके क्षेत्रों का विकास करने की दिशा में कदम बढ़ाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो उसका नाम भारतीय। वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपने ओबीसी राजनीतिक विसंगतियों का परिपत्र भी तो आपने जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो वो आप ही ने की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी ओबीसी से आते हैं। भारतीय तो ये भी कह देंगे कि हमारे तो मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से आते हैं सबके जी। वो ये कह देंगे कि हमारे तो, वो कहते ही रहे कि हमारे तो मुख्यमंत्री भी ओबीसी से आते हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी ओबीसी से आते हैं। उनसे ये तो पूछिए ओबीसी के विकास के लिए उन्होंने किया क्या? नहीं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो ओबीसी आरक्षण विसंगतियों का परिपत्र किसकी सरकार में जारी किया गया? वो सरकार में वो तकनीकी कारण थे। आज इनको 4 साल हो गए, उन्हें समाधान करना चाहिए। हम सहमत हैं उस बात पे, सरकार को उस पर ठोस कदम उठाकर उसका जो तकनीकी कारण रहा, जो टेक्निकल एरर रहा, सरकार उसको ठीक करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन एक सवाल और ये भी आपसे पूछ रहे हैं, क्या संघ में भी इसी तरह से भूमिका मिलेगी टॉप पर, संघ के सरकार्यवाह स्तर पर ओबीसी को कभी? संघ एक समाज के अंदर संस्कार निर्माण करने वाला संगठन है, व्यक्ति निर्माण करने वाला संगठन है। राष्ट्रवाद के आधार पर इस देश के अंदर व्यक्ति निर्माण का काम करने वाला संगठन है। वहां हर वर्ग के व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे हमारे जनरल वर्ग से हो। कोई भी कार्यकर्ता संघ में काम कर अपनी योग्यता साहब, तो आज तक कोई भी आपको कोई संघ का योग्यता वाला व्यक्ति नहीं मिला जो टॉप पर जा सके जी ओबीसी में? ये बार बार जाति आधारित होता है। आप कह रहे हैं कि कोई भी योग्यता के आधार पर जा सकता है, तो ये बार बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आज तक आजादी के इतने सालों बाद भी कोई इतनी योग्यता वाला व्यक्ति नहीं मिला जो टॉप पर जा सके? मैं आपको व्यक्तिगत बताऊंगा फोन पर कि संघ में ओबीसी के कितने लोग किस जगह पर बैठे हैं। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं इनका सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं। प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप सबके सामने बताइए ना। आप मुझे बताइए ना कि संघ प्रमुख के तौर पर कितने ओबीसी के चेहरे आए?
ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। संघ एक स्वतंत्र संगठन है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, संघ का कार्यकर्ता। हाँ, ये कह दीजिए कि आपका अधिकार ठीक है। वो चौधरी साहब, मैं उनसे सवाल कर लूंगा। ठीक है, वो उन्होंने सवाल पूछा आपसे संघ को लेकर के और सरकार को लेकर के, और आप दूसरा ये कह रहे हैं कि परिपत्र जो जारी किया गया वो आपकी सरकार के समय में तकनीकी खामी थी, यानी कि एक भूल थी, और उसको सुधारने के पक्ष में है ना? जी ठीक है। और 4 सालों से ये उसे लेकर बैठे हैं, सरकार उसे क्यों नहीं ठीक करती? ठीक है, चौधरी जी जवाब दीजिए। हेमंत जी, मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि आपने इस बहस को सार्थक रूप पे ले जा रहे हैं, और मैं साधुवाद करना चाहूंगा सीपी मित्तल साहब को भी। भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन को चलाने के लिए उनके पीछे ऐसे बुद्धिजीवी जो लोग बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोल पाए, वो सीपी मित्तल साहब ने उनके अचीवमेंट्स को बताया। जो किया है वो बताना चाहिए निश्चित रूप से। मित्तल साहब ने कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया गया आयोग को। मित्तल साहब ने यूनिवर्सिटीज में छात्रों के प्रवेश की बात की। मैं मित्तल साहब की बात का ही जवाब देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता के पास में तो तथ्य नहीं, मजबूरी है विचारों के पास में। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहां पे जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, एचओडीज हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन यूनिवर्सिटीज में कब लागू करेगी केंद्र की सरकार, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में? यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जोधपुर के अंदर। राज्य की सरकार ने कई बार केंद्र की सरकार को पत्र लिखा, वहां पे ओबीसी के छात्रों को रिजर्वेशन कब मिलेगा? नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि हमला करे भारतीय जनता पार्टी और सुधार करे कांग्रेस, निश्चित रूप से करेगी। भारतीय जनता पार्टी जितने भी खड्डे खोदेगी, 4 साल पहले जो खड्डा खोदा, उसके बाद में 19 में सरकार बनी, 20 और 21 में कोविड रहा, और हमारे जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको भी पता नहीं चला। लेकिन आज सरकार बड़ी तत्परता के साथ में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में और हमारे समाज के और प्रशासनिक और छात्रों के उनकी जागरूकता की वजह से आज उस हक को हम वापस लेने जा रहे हैं। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि 200 पॉइंट रोस्टर था शिक्षण संस्थानों के अंदर, उसको खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ने 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया। जो पूरे देश में विरोध हुआ तो उसे वापस लेना पड़ा, मजबूर। इन्होंने हमला किया, ये हर बार हमला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 55% की बात करती है। बढ़ाना साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि वो 55% की जितनी जिसकी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी क्या बात कहने का उस मंच पे साहस कर पाएंगे? क्या ओबीसी के लोग इस बात को कह पाएंगे जेपी नड्डा के सामने, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी? ये मैं पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। निश्चित रूप से मैं वो उपलब्धियां बताना चाहता हूं जो कांग्रेस की सरकार ने किया। नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कमीशन, NBCFDC, 13 जनवरी 1992 में कांग्रेस की सरकार ने लागू किया, जो लोगों का इकोनॉमिक और उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी बैकबोन थी। मैं ये बात करना चाहूंगा, 100 करोड़ की नवजीवन योजना लेकर आए राजस्थान की सरकार। देवनान योजना में 5% रिजर्वेशन। अरे सुन लीजिए, आपने साथ 4 साल से जो आरक्षण की संगठन को लेकर के राजस्थान का ओबीसी समाज क्यों इंतजार करता रहा? आपकी पार्टी के बाद में से नेता मंत्री प्रदर्शन में शामिल होकर के कहते रहे, मांग कर रहे हैं, रोकने का काम भी कांग्रेस ने किया, इसे भूलना नहीं चाहिए। हेमंत जी जवाब देता हूं। बोलिए ना, बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो ओबीसी की नुमाइंदगी करते हैं उन नेताओं में साहस है कि वो अपने मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, जिस वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं उसकी आवाज को मुखर करने का साहस रखते हैं। हरीश चौधरी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे हमारे समाज के, और चाहे दिव्या मदेना हो, चाहे कोई और दूसरे नेता हो, तमाम नेताओं ने उस आवाज की मुखर की, क्योंकि वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं। वहां पे हिस्सेदारी के तौर पे मुंह होकर नहीं बैठते। मैं पूछना चाहता हूं, ये साहस भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के नेताओं को कब मिलेगा जो उस मंच से बाहर करेंगे? बढ़ाना जी, बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिए। जी, हम ओबीसी के अधिकारों के लिए लगातार ओबीसी के हक और अधिकारों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर यथास्थान पर निश्चित रूप से हमारी बात को कहते आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के हितों का सदैव ध्यान रखा है। और कोई भी आगे भी भविष्य में ओबीसी के हितों की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी एक सवाल ये लगातार उठ रहा है कि आपने जब जोधपुर में ओबीसी सम्मेलन किया तो क्या वहां पर सीएम अशोक गहलोत को चुनौती देने के लिए किया, या और एक और सवाल जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप ये बताएं प्रदेश की जनता को कि कितने ओबीसी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में दिए हैं? देखिए, ये ओबीसी सीएम बनाने वाला जो विषय है मेरा विषय नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। जब आप कहते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, तो वो आबादी आपसे अपेक्षा करती है कि उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी ओबीसी से आते हैं, और ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय, ये मेरा विषय नहीं कि सीएम कौन होगा।
संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी सबका इनका साथ सबका साहस नहीं विकास है, के ये नारे अपना के पद तहत लिए काम करने बैठे, वाली पार्टी। ये अपना पद लिए बैठे बढ़ाना साहब वही हैं जो ओबीसी के 73 लोगों की हत्या के खून से इनके हाथ सने हैं, जो इस नाम पर एमबीसी का तब तक रिजर्वेशन मांग रहे करोगे। थे भारतीय जनता इस पार्टी नाम की पर सरकार तब तक की, राजनीति करोगे, आप उसी किस सेक्टर आधार पे जाके वोट 70 मांगेंगे लोगों में बढ़ाना से साहब? परिवार के जन्मे हुए बढ़ाना साहब आदमी जानते मेहनत के जानते आधार पर लोग आप आपको, सत्ता को बता रहे हो। आप में हिम्मत उस- नहीं है, उस- साहस नहीं उसी है परिवार जो के ये जन्मे कस की के मेहनत कि के आधार हम पर आप मांग सत्ता की करेंगे भलाई खा रहे हो। हमारी भागीदारी तो हो समाज हमें के सत्ता अधिकारों के अंदर को जो उस शीर्ष समाज पद के है उसमें नेता दिया को जाए, आपने ये धकेल रखा है। आपकी हिम्मत नहीं है। उन सेक्टरों के नाम हिम्मत पर आप नहीं है 70 आपकी। लोग चलिए, के ठीक है, सेक्टर हो गए। एक सवाल बढ़ाना साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं। दरअसल क्या एक सवाल बढ़ाना साहब स्क्रीन पर लाइए, बढ़ाना साहब को लगता है कि बढ़ाना जी का संपर्क बीच में टूट गया, लेकिन मित्तल साहब एक कमेंट जरूर आपसे चाहता हूं कि इसके पीछे की क्या वजह, कैसे आप देख पा रहे हैं? क्या प्रदेश लीडरशिप पर भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की अव्वल लीडरशिप को कि एक साल अभी चुनाव में बाकी है और हम देखें तो बीजेपी की जो सेंट्रल की टॉप लीडरशिप है वो सक्रिय है, पहले अमित शाह का दौरा, जेपी नड्डा का दौरा और बाकी जैसे खुद प्रधानमंत्री आबू रोड में, क्या वजह है इसके पीछे मित्तल साहब? नहीं, देखिए हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्थिति अभी चल रही है, हम देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी अलग से क्या नाम से अपने कार्यक्रम आयोजित करती हैं और जो सतीश पूनिया जी हैं जो संगठन के जो दिशा निर्देश चलते हैं उनके मुताबिक वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी खींचतान है, उसको देखते हुए भी जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसका लगातार राजस्थान में दखल बढ़ता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव राजस्थान के अरुण सिंह, वो छोटे छोटे कार्यक्रमों में आ रहे हैं। अभी 21 और क्या नाम से 20 और 21 तारीख को एक संभाग कोटा में जो सम्मेलन हो रहा है ओबीसी का, जो प्रदेश के नेता है वो एक मंच पर जब कोई बड़ा नेता आता है तभी दिखाई देते हैं, वरना एक किसी आंदोलन में वसुंधरा राजे की भूमिका आप नहीं देख पाएंगे साथ में बाकी नेताओं के साथ में, है ना? वो जग जाहिर है, ये सब देख ही रही। जैसा हमने अभी देखा कि जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब में खींचतान चलती नजर आती है साफ साफ सी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे और जो प्रदेश संगठन है उसके बीच में खींचतान है, ये जग जाहिर है। ठीक है, चलिए मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा में। आशीष चौधरी जी आपका भी, मित्तल साहब आपका भी शुक्रिया, भड़ाना जी आप भी हमारे साथ शामिल हुए, आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी यूं तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन जब एक साल पहले से टॉप लीडरशिप का इस तरह से सक्रिय हो जाना, इस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी इस बार ओबीसी वोट बैंक को लेकर के संजीदा है, जो हमेशा से बीजेपी के भीतर देखने को मिलता है। अब देखना यह होगा कि क्या ओबीसी भी वोट बैंक के तौर पर पूरी तरह से बीजेपी के साथ आएगी। 2023 के आखिरकार समीकरण क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार।